न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस SC/ST के आरक्षण पर भी तलवार लटका देगी, ओबीसी लोगों का जीना ही मुश्किल कर देगी। पीएम ने कहा कि क्या ऐसे समय में उन्हें देश के लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहिए। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबगर लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या? 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी,
एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। वक्त हो गया है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। साल करगिल में फयाज अहमद ने द्रास की समस्याओं पर डाला प्रकाश। फयाज अहमद ने समस्याओं को हल करने की लगाई गुहार। करगिल परिषद सचिवालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव कवरेज को चर्चा। गांदरबल के सचिव नुसरत अली ने वन स्टॉप सेंटर का किया दौरा। बच्चों को प्रदान की जा रही है सुविधाओं का लिया जायजा। गांदरबल में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन। प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनई कार्यक्रम में रहे मौजूद। आरएसपुरा के गोगिया गांव में शिव सहज योग साधना कार्यक्रम का आयोजन। आरबी रिजॉर्ट में 1 से लेकर 9 मई तक कार्यक्रम का आयोजन। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया है, उसमें साफ क्लियर किया है कि मुस्लिम लीग द्वारा उससे प्रेरित ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो साफ दर्शाता है कि एक तो विरासत टैक्स, जिस पर कांग्रेस 1985 में राजीव गांधी ने ख़त्म किया था, लेकिन आज भी उसको दोबारा लाएंगे। ये तो वो हुआ कि एक बच्चा 95 नंबर लेकर के आता है और दूसरा 35% नंबर लेके आता है, उनको बराबर में बांटना, और ओबीसी का कोटा ख़त्म करके उसको जाति गणना के आधार पर, धर्म की गणना के आधार पर, आज मान लो मुस्लिम समाज अगर 30% है तो 30% कोटा उनको दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इनके इरादे ठीक नहीं हैं। इस देश में जाति धर्म की लड़ाई और खास करके जो तुष्टीकरण की नीति है वो कांग्रेस की उजागर हुई है, ये खुल करके सामने आई है। आने वाले समय में कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के लिए घातक सिद्ध होगा, इनकी सोच घातक सिद्ध होगी। लोगों को ये समझना चाहिए और उसी आधार पर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रधानमंत्री जी की नीति है,
वही इस देश में चल सकती है, क्योंकि इस देश में कई धर्म जातियों के लोग रहते हैं, सबको न्याय मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे से भी ये हो, इस प्रकार की चिंता। वहीं पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। चुनाव के मुहाने पे जब देश खड़ा है, जब तीसरे फेज के चुनाव होने जा रहे हैं, तो लगातार जो आज भाषा है प्रधानमंत्री की, वो शैली बता रही है कि जो रुझान आ रहे हैं 188 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो रुझान आ रहे हैं कि लोगों ने आज मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि उनकी जो नीतियां रही वो देश विरोधी रही, वो गरीब विरोधी रही, वो महिला विरोधी रही, वो युवा विरोधी रही, वो किसान विरोधी रही। तो उनको जब उनकी नीतियों के कारण आज नकारा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री की भाषा का स्वर बिल्कुल गिरता जा रहा है। और जिस तरह से वो मानते हैं कि झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, फिर से झूठ बोलो, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हमारे मैनिफेस्टो के लिए जिस तरह से वो भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं लिखा कि हम किसी से प्रॉपर्टी लेके किसी को दे देंगे, बल्कि इन्हीं के जो दिवंगत अमित जेटली जी थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो लाना चाहते थे इस लॉ को, कि जो इनहेरिटेंस लॉ को। हम तो इस लॉ को 1985 में हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हैं, उन्होंने तो इस लॉ को खत्म किया, और इस तरह की तमाम चीजों को। तो हमारा ये मानना है कि आज तक जो सुरक्षा महिलाओं को पहले कांग्रेस देती आई है, उसमें और इजाफा किया जाएगा। जिस महिला को अशक्त किया, जिस महिला पे अत्याचार बढ़ा भाजपा के द्वारा, अब ये कभी कहते हैं कि हम एक्सरे करने जा रहे हैं, हम लोगों की कनक लूट लेंगे, हम किसी का मंगलसूत्र लूट लेंगे। देश की जनता आज इनके झूठ में नहीं आ रही, और लगातार उनकी भाषा और बिगड़े बोल ये बता रहे हैं कि उनका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, और उनकी वही भाषा में वो सामने नजर आ रहा है, उनके स्वर बिगड़े हुए। उनकी तमाम जो लीडरशिप है, चाहे वो मोदी जी खुद हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले जान ले, अब विश्व में रामायण उत्सव भी मनाया जाएगा। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने मंडी की जनता से किए वादे, कहा चुनाव जीतने के बाद मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना होगी हमारी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल पर किया पलटवार, कहा बिंदल बेतुकी बात करते हैं, 400 पार नहीं। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और बात करेंगे रामबन जिले के परनोट इलाके की, जहां जमीन धंसने से भारी तबाही हुई है। लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे तबाह घरों से आवश्यक सामान निकाला जा रहा है। वहीं स्थानीय नेता लगातार प्रशासन से क्षति का आकलन कर स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि पीड़ितों की जल्द मदद की जा सके। हम लोग आए थे 5:30-6 बजे की बात है। हम लोग जब आए थे तो हम लोग ने बिल्कुल बहुत छोटी छोटी दरारें देखी थी, बट आवाज़ें जो है मकानों के अंदर से आ रही थी, तो कहीं कहीं कुछ दीवारें छोटी मोटी गिर रही थी। बट उसके बाद कोई 10-11 बजे के बाद है जो सिलसिला ज़्यादा बढ़ा, और बहुत सारी ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी, जिसकी वजह से जो हमारे कुछ गाड़ियाँ हम लोगों ने साथ लाई थी, उनको वहाँ यहाँ से निकालने में थोड़ी मुश्किल हुई। और जब सुबह हम लोग वापस आए तो देखा तकरीबन बहुत सारा एरिया जो बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गई थी, बहुत सारे जो मकान है वो धंस चुके थे, और लोगों की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वेस्ट हो गई थी। अल्लाह की तरफ से है। मैं कहता हूँ हम गुनाहगार थे, ये मंजर हमारे आंखें देख रही है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, माली तो हुआ। दरिया कंडे से यहाँ मेजरमेंट किया जाए तो 8 किलोमीटर इसकी स्ट्रेंथ आती है, चौड़ाई में कम से कम 3 और 4 किलोमीटर में मार कर गया है। लेकिन मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया तो हमेशा आवाज़ देती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रिकॉर्ड कलम बंद करे
किसका घर कितना नुकसान हुआ, किसका घर बिल्कुल जहर से खत्म हुआ। कागज बनने बनते 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 कोई कहेगा उधर भी मेरी जमीन भी आ रही है, मेरा मकान भी, उसको भी सुनो, लेकिन पहले यह हाल देखो, ये मंजर देखो। हमने जहाँ पे लोगों को जहाँ से उनके घरों से निकाल के जो घर इसकी जद में आए थे उनको सेफ्टी पे पहुँचाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ पे अलग अलग जगह 3 जगह पे फिलहाल के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी से लेके खाना पीना रहना उनके लिए सब वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। तो बाकी भी हम नज़र बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से और एरिया जो आगे इसके आता है कवर में, तो हम जो भी माकूल इंतजाम है वो करेंगे। अभी तक हमने कोई 80+ तक घर जो है इसके लाइन में आ रहे थे वो हमने खाली करवा दिए हैं। और लोगों से हमारी यही इल्तिजा है कि अगर हमने खाली कराएं प्लीज़ इस दौर वो अपने घरों में वापस आने की भी कोशिश करें जब तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्लीन चिट ना दे दे। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर, सामाजिक कारकुन, सभी तरह के लोग पहुंच रहे और हमने देखा सिविल क्वालिटी, उम्मीद टीम, हमदर्द और हिमालयन क्वालिटी, रामबन जो है, रामसू जो है वो पेश रहे लोगों की मदद करने में, पहले जानों को बचाने में, उसके बाद जानवरों को बचाने में, उसके बाद सामान को बचाने में भी उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इसी तरह के लोग जो है रोल मॉडल होते हैं समाज के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नस्ल भी इनसे सबक हासिल करेगी और वो भी इंसानियत की खिदमत में पेश रहेगी। जब भी इस तरह की कोई आपदा आए या कोई परेशानी आए, जिस तरह आज परनौत इलाके में आई है, लोग जो है एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके। इंतजामिया से भी गुजारिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द कोई पैकेज, कोई बड़े लेवल पे इनके लिए ऐलान किया जाए ताकि ये जिंदगी में इनको थोड़ा भरोसा मिल सके, जिनका घर का आशियाना उजड़ गया है, सब चीजें उजड़ गई है, वो दोबारा से जिंदगी स्टार्ट कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए परनौत से बिलाल बाली। और आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है कुपवाड़ा से, जहां पे लगातार बारिश से नदियों और नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। कई स्थानों में मकानों को खतरा बना हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुगलपुरा लोन मोहल्ले में घरों में पानी घुस गया है। तो आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों और नालों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कई स्थानों पर मकानों को खतरा बना हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुगलपुरा लोन मोहल्ले में घरों में पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों और नालों के जलस्तर बढ़ गए हैं और कई जगहों पर मकानों को खतरा बना हुआ है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों के जलस्तर बढ़ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने INDIA गठबंधन को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उसे वोट दें। अल्लाह ताला इंडियन अलायंस को कामयाबी दे रहा है। आप खुद देखिए, आप भी तो इंसान हैं, उनकी तकरीरें सुनिए। क्या हम इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हमने इस वतन के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं? क्या हमने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी? क्या इन्होंने लड़ी? इन्होंने तो लड़ी ही नहीं जंग। संघ जो था वो बिल्कुल अंग्रेजों का एक बाजू था। वो तो अंग्रेजों से यही कहते थे कि आप ही यहाँ राज करिए, हम इनके साथ नहीं है जो आपके खिलाफ है। क्या इसमें कोई झूठ है? ये सच्चाई है। यहाँ पे घाट पे सब जगह बात बन रही है। इंशाल्लाह कैंडिडेट्स बन रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडियन अलायंस मजबूत है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी बख्शेगा। और कुलगाम में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर सीनियर नेता गुलजार अहमद डार मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा, अनंतनाग सीट पर तारीख बदलने की अपील की जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर बारिश महीनों तक जारी रहेगी तो चुनाव नहीं होंगे? देश में मौसम के हालात कभी इतने खराब नहीं होते। ये महज बहाने हैं। जब उन्होंने लोगों की बाढ़ देखी वो डर गए और चुनाव स्थगित कराना चाहते हैं। कभी भी खराब हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर 1 महीने तक बारिश होती रहेगी तो 1 महीने इलेक्शन ही नहीं होगा। क्या मुल्क के अंदर कहीं मौसम खराब नहीं होता है? ये तो बहाने हैं जो उनको लोगों का सैलाब जो देख रहे हैं, लोगों का रुझान देखे लोग घबरा गए, पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि इनको मौका मिले लोगों को धमकाने का। और ये जो इन्होंने
बेजा दौलत इकट्ठी की है उसको खर्च करने का मौका मिले। मगर मैं इलेक्शन कमीशन से फिर एक बार दरख्वास्त करना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किल से एतमाद आ गया है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन प्रोसेस पे, उसको किसी एक शख्स या पार्टी के लिए खराब मत कीजिए। वहीं अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी का कहना है कि वो अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टालने की हिमायत ठोस बुनियाद पर कर रहे हैं और अगर चुनाव वक्त पर होता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला एनसी से है क्योंकि पीडीपी का अस्तित्व नहीं है। अल्लाह के फजल से जो 4 साल मेहनत की हम लोगों ने, लोगों के दुख दर्द में उनके साथ साथ हाथ में हाथ डाल के उनके लिए बात करते रहे, मसले उनके उठाते रहे, तो मुझे लगता है उसमें वो मेहनत कहीं ना कहीं आज अपना जलवा दिखा रही है। जी, लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच बोल रहे हैं और सच की सियासत कर रहे हैं। और ये भी सच है कि लोगों को इन दोनों रिवायती जमातों से एक कहते हैं ना गिंद हो गई है कि ये फिर वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, जबकि जब मौका था तब ये चोरी बैठे। जी, 70 साल में जो नहीं किया फिर आज क्या करेंगे। हमने जब बात की रास्ता बंद था और आज के दिन में भी मुगल रोड का रास्ता बंद है। शायद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये एहसास नहीं है कि एक नई पार्लियामेंट्री सीट बनी है, दोनों खित्तों के लोगों को वोट डालने का हक है और बराबर हक मिलना चाहिए। शायद वो दूर रखना चाहते हैं एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं वो सपोर्टर्स हैं अपनी पार्टी के। देखिए बैन तो इन्हीं के दौरों में हुआ, यही इन्हीं लोगों ने कराए, ये क्या कहेंगे हमें। अब बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए कि इस्तेमाल कैसे हुआ, हालांकि जमात इस्लामी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर उन पे बैन उठे तो इनको क्यों तकलीफ है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें चलेंगी? ऐसी चीज़ें अगर हमारी सरकार अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आई तो आप देखेंगे कि दीनी जमातों को पूरी इजाज़त होगी कि वो दीन की खिदमत करें। हाँ, कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। 0% टॉलरेंस टुवर्ड्स दो, लेकिन दीनी खिदमत करने की बिल्कुल इजाज़त होगी। अल्लाह हमने कोई अभी वोट तो लिया नहीं है, लेकिन हम अपना ये पिछले 4 साल का जब से पार्टी बनी है हमारा रिज़ल्ट कार्ड इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये अपने 70 साल के चेहरे छुपाने के लिए इनको कुछ ना कुछ झूठ बोलना है। क्या बता रही है पीडीपी, हमें दे दो वोट और हमारी आवाज़, तो लाउड स्पीकर को ही क्यों ना लगाएं, फिर वहाँ पार्लियामेंट में लाउड स्पीकर को लगाएं अगर आवाज़ ही सुनानी है। इमोशनल मुद्दों के बिना ये बात करे, ये क्या बात कर सकती हैं वहाँ। ये इमोशनल 100 साल की जंग ये तो नहीं लड़ पाएंगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि खराब मौसम और बर्फबारी के कारण राजौरी पुंछ से कश्मीर मुगल रोड बंद है, इसलिए चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। उनका कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, कास्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। इस पर रविंद्र रैना ने कहा कि इसमें कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। इस मामले में चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा वो यहाँ की जमीनी हकीकत को देखकर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता INDIA अलायंस के सभी साझेदारों को अच्छी तरह से जानती है। मौसम की खराबी के चलते जो भारी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी के चलते राजौरी पुंछ जो वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इस वक्त भी मुगल रोड पीर की गली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है। चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर शख्स को आसानी से इस
जो जमहूरी निज़ाम में वोट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैंपेन में। लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते एकमात्र जो रास्ता मुगल रोड और पीर की गली जो वादी कश्मीर को रजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद पड़ा है। इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्राकृतिक आपदाओं के चलते फैसले बदलने पड़ते हैं या उसमें कोई नया शेड्यूल आता है। इलेक्शन कमीशन जो भी उसमें फैसला करेगा वो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज को देख के लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शफकत मीर ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि घाटी में चुनाव टल जाए ताकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर कर सके। इसके साथ ही शफकत मीर ने दावा करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है। तो ये तो नुकसान है, गवर्नमेंट का ही नुकसान है। लिहाजा हमारी तैयारी पूरी तरह से है और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारा ट्राइबल तबका है वो पहाड़ी है या गुजर या बकरवाल तबका है, इस गर्मियों में आपको पता है कि वे डोकों में चले जाते हैं। इसी वजह को लेके ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है ये जो कर रहे हैं पूरे श्रीनगर के अंदर। तो हमें ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन टाइम पे होंगे और ये सीट। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के लिए यातायात के लिए बंद है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद किया गया है। किश्तवाड़ी पथरा गुंगरो रामसू क्षेत्र में चट्टान टूटने से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने यातायात बहाली का काम शुरू कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। किश्तवाड़ी पथरा गुंगरो रामसू क्षेत्र में चट्टान टूटने से राजमार्ग बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यातायात बहाली का काम शुरू कर दिया है। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। पार होगी बीजेपी। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने शिमला के रामपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस को महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी बताया। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया का गगरेट में रोड शो के दौरान किया शक्ति प्रदर्शन। कहा गगरेट की जनता भ्रष्टाचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। अनीस अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के खिलाफ जनता में है भारी रोष, जनता बीजेपी को पटखनी देने वाली है।